हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। एक नई वीडियो है, उसके साथ आपके सामने आया हूं मैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमसी की रीवैलिडेशन। ये रीवैलिडेशन होती क्या है, कितने अरसे के बाद करवानी होती है और कौन कौन आपकी रीवैलिडेशन को वेरीफाई कर सकता है। जो लोग पुराने हैं, पुराने यहाँ पे जिनका पिन पुराना है, जो पहले रीवैलिडेशन करवा चुके हैं, उनको तो ये पता है कि हर 3 साल के बाद एनएमसी की रीवैलिडेशन करवानी होती है। और ये रीवैलिडेशन जो है कौन कौन मतलब किस किस को चाहिए होती है। आप अगर नर्स हैं, अगर आप मिडवाइफ हैं, नर्स एसोसिएट हैं, तो आपको हर 3 साल के बाद आपको रीवैलिडेशन करवानी होती है। और ये एनएमसी जो है इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको रिवैलिडेट करता है। अगर आप रिवैलिडेट नहीं करवाते 3 साल के बाद, तो आपका पिन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा से रजिस्टर होना पड़ता है, दोबारा से सीबीटी और सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है रिवैलिडेशन। अगर आपने एनएमसी में काम अगर आपने यूके में काम करना है और एनएमसी में अपनी रजिस्ट्रेशन बरकरार रखनी है, तो आपको हर 3 साल के बाद रिवैलिडेशन करवानी होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज इसको लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एनएमसी क्या है। एनएमसी जो है मेन उसका जो काम है वो नर्स एसोसिएट को और नर्सिस को और मिडवाइफ को रेगुलेट करता है। और इसके लिए मेक श्योर करता है कि वो सेफली और इफेक्टिवली हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है नर्स और जितने भी प्रोफेशंस जिनको रेगुलेट करता है ये वो अपनी केयर कर रहे हैं। और उसको जानने का यही तरीका है कि हर 3 साल के बाद रिवैलिडेशन होती है। अच्छा, ये रिवैलिडेशन होती क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो है आपकी इस एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप सेफली और इफेक्टिवली आप अपनी जो है हाई स्टैंडर्ड केयर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और दूसरा ये चेक करता है कि आपकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, रिवैलिडेशन जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिकमेंड यही किया जाता है एनएमसी की तरफ से कि आप जो है 3 साल में कंटिन्यूसली आप अपनी रिवैलिडेशन की तरफ काम करें। आप कैसे काम करेंगे, ये हम आगे जब मैं स्लाइड शो चलाऊंगा तो उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने कंटिन्यूसली 3 साल में काम करना है। उसकी एग्जांपल कुछ देंगे कि किस तरीके से आपने जो है रिफ्लेक्शंस लिखनी है, किस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन करनी है। ये सारी आगे चल के जब मैं स्लाइड शो शुरू करूंगा तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि अगर आपको रिवैलिडेशन को डिटेल में समझना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। अच्छा, रिवैलिडेशन जो है आपकी फिटनेस ऑफ असेसमेंट नहीं है, आपकी जो है मतलब उसके लिए नहीं है, किसी की शिकायत लगाने के लिए नहीं है। तो फिर ये किस लिए है? ये जो है बेसिकली जो एनएमसी का कोड है उसकी अवेयरनेस के लिए है। एनएमसी के कोड पे मैंने एक दो और वीडियो भी बनाई है। एनएमसी का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीटी में भी आपके काम आता है और आपको जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी काम आता है। तो ये जो आप 5 रिफ्लेक्शंस लिखते हैं, आप उनकी रिफ्लेक्शंस को कैसे एनएमसी के कोड के साथ रिलेट करते हैं, आपकी रोजमर्रा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कैसे कोड को आप जो है वो कोड को प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको चेक करने के लिए होती है। अब इसको मिसाल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक रिफ्लेक्शन लिखी कि पेशेंट ने कंप्लेन की थी जाते हुए कि उसको सही एजुकेशन नहीं मिली थी, डिस्चार्ज एजुकेशन नहीं मिली थी। तो आपने क्या किया, फिर आपने अगर उसके ऊपर रिफ्लेक्शन लिखी है तो आपने उसको रिलेट करना है कि फेयर एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरीबॉडी। सो इसको आपने एनएमसी कोड के साथ रिलेट कर दिया। ऐसे ही जो जितनी भी आप रिफ्लेक्शंस लिखते हैं उन सबको आपने कोड के साथ रिलेट करना। अच्छा, फिर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन आपकी रिवैलिडेट को कंफर्म कर सकता है, क्योंकि जो है मतलब जब मैं स्लाइड शो चलाऊंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और उनको आखिर में जो है आपका जो है लेट्स से कि लाइन मैनेजर जो है वो कंफर्म करता है कि जो आपने डिटेल लिखी है, जितनी एजुकेशन की डिटेल लिखी है, जितने वर्क आवर आपने लिखे हैं और जो कुछ और रिफ्लेक्शन लिखी है आपने किसी और के साथ डिस्कस किया है, ये सारी ट्रू है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपका लाइन मैनेजर जो है वो एनएमसी रिकमेंड करता है। और लाजमी नहीं है कि लाइन मैनेजर के पास पिन हो, पिन ना भी हो तो भी जो अगर आपका लाइन मैनेजर है वो आपको आपकी जितनी भी वो हैं जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी है और जितनी भी पेपर वर्क है वो उनको वेरीफाई करता है और आप उसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे कि आपका कोई लाइन मैनेजर नहीं है तो फिर कौन आपकी जो है वेरीफाई कर सकता है?
एनएमसी रिकमेंड करता है कि जो भी हेल्थ केयर जो अदर नर्सिंग प्रोफेशन है, लेट्स से कि एनी अदर नर्स जिसका एनएमसी पिन नंबर है, वो आपकी जो है वो डिटेल वेरीफाई कर सकता है, लेकिन वो बहुत आपका करीबी दोस्त नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा ये कि जितने भी लेट्स से कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, जो भी हैं जिनका पिन नंबर है, जो यूके में रजिस्टर्ड हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है उसका पिन जो है एक्टिव होना चाहिए। ये है कि वो इनएक्टिव पिन नहीं हो, या फिर ये कि उसको कोई उसके ऊपर कोई जो है स्ट्राइक नहीं लगी हो उसके ऊपर, और रिस्ट्रिक्टेड ना हो, उसका पिन एक्टिव होना चाहिए, वो आपकी वेरिफिकेशन कर सकता है। और फिर अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे पिन लिया है, आप ओवरसीज काम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे रिवैलिडेट कर सकते हैं? तो फिर भी एनएमसी रिकमेंड करता है कि आपका जो लाइन मैनेजर है वो आपको जो है वेरीफाई कर सकता है। नहीं है वो, तो फिर कोई भी नर्सेस है, रजिस्टर्ड नर्स है, कोई नर्स एसोसिएट है, वो आपका जो है वेरीफाई कर सकता है। जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे उनको वेरीफाई करवाएंगे, लेकिन उसके ऊपर उसका पिन नंबर आएगा या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, या जहां पे वो रजिस्टर्ड है, चाहे किसी और भी कंट्री में वो रजिस्टर्ड है, तो वो उसकी डिटेल आएगी उसमें। और ये है कि वो वेरीफाई करके भेज दे तो वो आपको एनएमसी एक्सेप्ट कर सकता है। और रिवैलिडेशन अगर आपकी आ रही है, लेट्स से कि आपकी 10वें महीने में रिवैलिडेशन आ रही है, तो 2 महीने पहले आपकी एप्लीकेशन खुल जाती है। आप ऑनलाइन जाके अपना एनएमसी ऑनलाइन में, आपको अकाउंट अगर नहीं बनाया हुआ तो एनएमसी ऑनलाइन में जाके अकाउंट बनाएं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो उसमें आ जाता है बाकायदा कि आपकी एप्लीकेशन ओपन है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से आप जो है मतलब रिक्वायरमेंट फिल करते जाएंगे। और आखिर में जब आपने जो है ना सबमिट तब तक नहीं करना है जब तक ये है कि जो है आपका लाइन मैनेजर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर दे। जब वो वेरीफाई कर देता है तो उसके बाद जो है आप सबमिट करें, और आप मेक श्योर करें कि आपकी जो ईयरली फी है वो पेड हो। अगर आपकी ईयरली फी पे नहीं है तो फिर आपकी रिवैलिडेशन नहीं होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है रिवैलिडेशन के लिए आपकी? आपको 450 प्रैक्टिस आवर्स चाहिए होते हैं या 900 आवर्स। और अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा रहे हैं, लेट्स से कि अगर आप नर्स भी हैं और मिडवाइफ भी हैं, आपने दोनों की जो है आप रिन्यू करवानी है रजिस्ट्रेशन, तो आपको 900 आवर्स चाहिए होंगे, 450 नर्स के लिए और 450 एज अ मिडवाइफ के लिए। और 35 आवर्स ऑफ सीपीडी इंक्लूडिंग 20 आवर ऑफ लर्निंग, जो है मतलब आपने जिसमें 35 आवर्स में से 20 आवर आपने फेस टू फेस लर्निंग की है, वो आपको चाहिए। फिर जो है 5 जो है एविडेंस चाहिए आपकी प्रैक्टिस रिलेटेड, जो है मतलब आपकी फीडबैक आए। फीडबैक जो है आप पेशेंट से ले सकते हैं, आप किसी जो है मतलब आप अपने जो कोलीग्स हैं उनसे ले सकते हैं। वैसे तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपका ईयरली अप्रेजल ड्यू है तो आप अपने लाइन मैनेजर को कहें कि यार मेरा अप्रेजल फिल कर दें, तो वो अप्रेजल जो है वो आप यूज कर सकते हैं एज अ फीडबैक। जो आपकी अपनी जो पर्सनल प्रैक्टिस है उसके ऊपर 5 फीडबैक वो चाहिए होते हैं। और 5, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि 5 जो है रिटर्न रिफ्लेक्शंस चाहिए होती हैं। और फिर आपने जो है वो सारी रिफ्लेक्शंस जो है अपनी किसी कुलीग के साथ डिस्कस करना है, और ये है कि उसमें आपने लर्निंग क्या लर्न किया, आपने क्या उससे गेन किया, ये सारी चीजें आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। और फिर उस जो आपने जिस कुलीग के साथ डिस्कस किया है उसका पिन नंबर और उसकी डिटेल जो है वो उसमें आएगी। वैसे तो ये है कि डेटा प्रोटेक्शन के जो है मतलब इसका खास ख्याल रखा जाता है रिवैलिडेशन में। आपने अगर जो है रिफ्लेक्शन लिखनी है तो आप पेशेंट का नाम नहीं लिखेंगे, आप पेशेंट का वार्ड नहीं लिखेंगे, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, अपनी ट्रस्ट का, ये सब कुछ चीजें उसमें डेटा प्रोटेक्शन की वजह से आप मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन की डिस्कशन करेंगे तो आपने जिस कुलीग के साथ डिस्कस की है उसकी डिटेल आती है। फिर जो है आप अपना खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि अपना हेल्थ और करेक्टर जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो आपने सबमिट करवाना होता है कि मैं जो है फिट हूँ और एज अ नर्स काम कर सकता हूँ। और फिर उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपका अरेंजमेंट है कहीं पे आप जो है एज अ नर्स कहीं काम कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं एज अ परमानेंट जॉब कर रहा हूँ या एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, या कहीं पे आपको जो है मतलब आपको प्रूफ देना होता है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यूस है।
और फिर सबसे आखिर में कंफर्मेशन आ गया। कंफर्मेशन का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से लोग जो है आपकी कंफर्मेशन कर सकते हैं और कौन कौन से लोग आपकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है मिनिमम प्रैक्टिस आवर रिक्वायर्ड फॉर नर्सेज, मिडवाइफ और नर्स एसोसिएट, सबके लिए 450 आवर्स चाहिए होते हैं। और अगर आप नर्स भी हैं, मिडवाइफ भी हैं, तो उसके लिए 900 आवर्स चाहिए। और अगर आप साथ में नर्स एसोसिएट की भी रजिस्ट्रेशन मेंटेन रखना चाहते हैं तो 1350 जो है वो आवर्स आपको प्रैक्टिस आवर जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। वही प्रैक्टिस आवर फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जैसे आपको रफली आप कैलकुलेट करते हैं कि भाई वीकली जो है ना 37.5 जो है काम कर रहे हैं, हफ्ते में एक शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ये है कि आप वीकली 2 शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो है आप उसके हिसाब से अपने आवर कैलकुलेट करते हैं, और मिनिमम जो है ये आवर्स जो है आपको लाजमी चाहिए मेंटेन रखने के लिए रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये एक प्रैक्टिस और लॉग टेम्पलेट है, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके का जो है आपको टेम्पलेट आता है और उसमें आपने क्या लिखना होता है। ये एक एम्प्टी वो है कि आपने अपना नाम आएगा, एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्क सेटिंग वगैरह आपकी जो है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस आएगा, नंबर ऑफ आवर्स और रजिस्ट्रेशन, और फिर ये कि डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क, ये इसमें आएगा। एक मैं आपको फील्ड आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ये जो है एक फिल्ड फॉर्म है। इस तरीके का फॉर्म आपने फिल करना है कि इसमें जो है ना आपकी करंट जो है, मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो आएगी, डेट आएगी जिस डेट को आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल आएगा आपका, और फिर ये कि आपका एड्रेस आएगा हॉस्पिटल का, और स्कोप क्या है आपकी, मतलब डायरेक्ट पेशेंट केयर करते हैं, एजुकेशन है, ये जो भी है, और फिर फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, जितना भी है, तो वो लिख के आप, और फिर ये है कि आगे आप ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है ये लिखेंगे आप। जो है मतलब अगर आप एजुकेशन में हैं उसका कैसे आएगा फिर आपका, ये इस तरीके से, अगर आप एजुकेशन में हैं तो इस तरीके का आपका एजुकेशन का टेम्पलेट फिल्ड आएगा। और फिर ये नेक्स्ट, अगर आप जीपी के साथ काम कर रहे हैं तो जितने आवर्स आप काम कर रहे हैं वो, और फिर इस तरीके से उसकी जगह, हॉस्पिटल की जगह आपका जीपी प्रैक्टिस आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपका सीपीडी की जो प्रोफेशनल कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो कैसे आपने फिल करना है, उसका एक फिल टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये इस तरीके से आपने इसमें लिखना है कि आपने क्या ऑनलाइन कोर्स किया है आपने, उसके बाद ये ऊपर इसकी डिटेल है कि टॉपिक्स क्या हैं, मेथड क्या था आपका, लिंक टू कोड जो है, लिंक टू स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेंसी, नंबर ऑफ आवर्स, और नंबर ऑफ मतलब कितने आपने आवर्स पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि ये कहते हैं कि आपको कम से कम जो है 20 आवर्स जो है आपको पार्टिसिपेट करना है लर्निंग में। बाकी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेट आपने जो करने हैं वो 20 आवर्स कम से कम चाहिए होते हैं। तो फिर इस तरीके से आप जो है, अगर आपने जितने कोर्सेज अटेंड किए हैं, और या फिर ये कि ऑनलाइन किया है आपने, उस सब की डिटेल आएगी इसमें। और फिर वही आपने कोड के साथ लिंक कैसे करना है, जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया कि हर चीज़ को आपने, प्रैक्टिस को कोड के साथ आपने लिंक करना होता है। तो इसमें आप मीटिंग वगैरह भी डाल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी डाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट रीडिंग और आर्टिकल्स जो है मतलब वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। लेकिन इन सब का आपको प्रूफ दिखाना होता है कि भाई ये चीज़ें मैंने रीड की हैं, उसका प्रूफ जो है आप, जो आपका वेरीफाई करने वाला होता है उसको दिखाना होता है। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है फीडबैक का। फीडबैक जो है मतलब वो, अगर किसी से आपको फीडबैक मिली है, स्टूडेंट से मिली है, किसी भी उससे मिली है, पेशेंट से मिली है, तो वो आप फीडबैक यूज़ कर सकते हैं। इवन के अगर आपके वार्ड को कोई, मतलब आपके वार्ड को कोई अवार्ड मिला है, आपके वार्ड ने कोई अवार्ड अचीव किया है,
तो उसकी फीडबैक भी आपको उसमें यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी फीडबैक यूज़ कर सकते हैं आप? आपको जो फीडबैक मिली है डायरेक्ट वो वाली, आपकी टीम को जो फीडबैक मिली है वो वाली आप यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों में से कोई भी आप फीडबैक, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो उसमें, लेकिन ये है कि उसका ख़्याल रखना है, डेटा प्राइवेसी वग़ैरह उसमें किसी पेशेंट का नाम ज़िक्र नहीं करना, अपने बेड का ज़िक्र नहीं करना, अपने वार्ड का ज़िक्र नहीं करना। तो ये चीज़ें जो है उसमें नहीं लिखनी है, बाकी आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि स्टूडेंट की फीडबैक यूज़ हुई है यहाँ पे। उसमें उसने स्टूडेंट ने क्या कहा है, तो वो इस तरीके से लिखा है उसने, और फिर ये कि नीचे वुमेन आई लुक्ड आफ्टर ऑन पीएन वार्ड, और ये कि उसने थैंक यू लेटर लिखा है, तो वो आप उसमें लिखेंगे। और और ज़्यादातर एनएमसी ये रिकमेंड करता है कि आपने अगर जैसे आपका एनुअल अप्रेज़ल आ रहा है, तो आप अपने लाइन मैनेजर को बोलें कि भाई वो मेरा जो अप्रेज़ल है वो फ़िल कर दे, तो आप अप्रेज़ल को भी एज़ अ फ़ीडबैक यूज़ कर सकते हैं। तो आपका एनुअल अप्रेज़ल जो है वो आपका फ़ीडबैक हो जाएगा, फिर कोलीग का हो गया, पेशेंट का, और फिर इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपसे ज़िक्र किया पहले, वो यूज़ कर सकते हैं आप फ़ीडबैक में। जो रिफ्लेक्शन की तरफ, कि आपने 5 रिफ्लेक्शन लिखने हैं, और रिफ्लेक्शन जो है मतलब किस तरीके से लिखने हैं उसकी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल एक मैंने आपके साथ शेयर की है, कि अगर आप कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट नर्सेस हैं, तो आप किस तरीके का रिफ्लेक्शन आप लिख सकते हैं। आप अपने जो है तौर पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला रिफ्लेक्शन छापें, आप अपना जो है मतलब आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है वो उसमें रिफ्लेक्शन में आप लिख सकते हैं। फिर इसको जैसे जो भी हम रिवैलिडेशन जो है वो कोड के साथ रिलेट करनी होती है, तो इसमें जो है फिर आपने लिखना है कि क्या आपकी टेक्नीक चेंज हुई, और उसके बाद जो है मतलब क्या इम्प्रूव हुई आपकी प्रैक्टिस, ये लिखनी है, और कोड के साथ कैसे लिंक करता है, ये आपने इसमें लिखना है आखिर में। फिर जैसे अगला है कम्युनिटी हेल्थ विजिटर का, और उसमें जो है मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपना रिफ्लेक्शन। आप कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिर उसका ये है कि फीडबैक, और जो है मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या इम्प्रूव हुआ, क्या नहीं, वो लिखना है आपने। और फिर कोड, उसमें एक कोड आएगा कि कोड कैसे उसमें रिफ्लेक्ट किया है। अच्छा, जब आपने 5 रिफ्लेक्शन लिख लिए, तो आपने अभी डिस्कस करना है किसी के साथ। आपका जो नर्स है, आप अपने कोलीग के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लाइन मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसका जो है मतलब आपको पिन नंबर और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और जिसके साथ भी डिस्कस करते हैं, उसकी पिन नंबर वगैरह और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। वो आप इसमें लिख सकते हैं, और ये है कि उससे आप परमिशन ले लें पहले कि भई जो है ना मैंने अपनी रिवैलिडेशन में यूज़ करना है, तो उसका नाम भी आएगा और उसका पिन नंबर वगैरह सब कुछ आएगा। आपको ये सारी रिफ्लेक्शंस किसी भी एक कोलीग के साथ डिस्कस करनी है। तो ये रिफ्लेक्शन डिस्कशन फॉर्म जो है फिल एक टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मतलब थोड़ी-सी शॉर्ट समरी आएगी कि भई जो है ना हमने किए, डिस्कशन किए, तो उसको रिफ्लेक्ट किया, लिंक किया कि भाई कैसे कोड के साथ लिंक होता है, और ये कि काफ़ी अच्छी डिस्कशन थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएँगी। फिर उसके नीचे साइन आएँगे। फिर उसके बाद जो है ये कन्फर्मेशन फॉर्म है। ये फॉर्म जो है आपका लाइन मैनेजर फिल कर सकता है।
वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन यह है कि रिवैलिडेशन का प्रोसेस जो है मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। किस तरीके से करना है, कोड को रिलेट करना है या क्या करना है, वो सारी आपको आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी। जो फॉर्म चाहिए होते हैं, टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ जो है फिर आएंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।